हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं या आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका एग्जाम अगर आने वाला है तो यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करना है। कोई भी नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, प्रीवियसली जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी है उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है और उन्हीं को अच्छे से गो थ्रू करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। लास्ट तक देखें कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, कैसे आपको आंसर करना है और कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं बीएससी में। ये सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, जो है पैरासिटोलॉजी। इसमें आपके सिलेबस में आपको 3 पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है, तीनों पैरासाइट में से आपको किन्हीं 2 पैरासाइट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। अगर आपके पास समय है तो आप 3 पैरासाइट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास अगर समय नहीं है तो आप 2 पैरासाइट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला पैरासाइट आपका कौन सा है, यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा पहला पैरासाइट है। गिगार्डिया जिसे गिगार्डिएसिस डिजीज हो जाती है, ये दूसरा पैरासाइट है। तीसरा है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये तीसरा पैरासाइट है। तो जो भी आपको इजी लगे 2 अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ऐसा होता है और ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसके और इसके बीच में और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, या तो इसके और इसके बीच में आपको अथवा ऑप्शन दे दिया जाएगा, दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, आपको 2 इसलिए प्रिपेयर करने, क्योंकि मान लीजिए आपने ट्रिपैनोसोमा प्रिपेयर करके आप गए लेकिन ऑप्शन में ये दोनों दे दिया और करके, तब आप क्या करेंगे। इसी वजह से आपको 2 जरूर तैयार करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइन टू लाइन स्टेटमेंट नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसको हिंदी में समझ लीजिए। जैसे जो भी पैरासाइट है, पहले तो आपको पैरासाइट जो एग्जाम में उनकी लाइफ साइकिल पूछी जाती है, मींस क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। डिस्क्राइब द ट्रिपैनोसोमा अंडर द फॉलोइंग हेड्स, मतलब आपको ट्रिपैनोसोमा के बारे में की कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। नेम द डिजीज कॉज, ट्रिपैनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे वो फैलता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है जो डिजीज वो कॉज करता है, उसके साइन क्या है और उसके प्रिवेंशन या कंट्रोल क्या है, कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं और उसकी लाइफ साइकिल क्या है। मेनली एग्जाम में लाइफ साइकिल पूछी जाती है। जैसे गिगार्डिएसिस पूछा गया और उसकी पैथोजेनेसिटी और कंट्रोल पूछ लिया गया। फिर वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी का है जो यहाँ पे उसकी पैथोजेनिसिटी पूछा गया, कितने हद तक वो पैथोजेनिक है, उसके सिम्टम, उसके प्रिवेंशन, कंट्रोल और लाइफ साइकिल। तो घूम फिरा के आपको यही सब चीज़ें आपको बतानी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ लाइफ साइकिल पूछ लिया गया कि ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करिए, तो कभी भी आप ये मिस्टेक मत करिएगा कि एग्जाम में सिर्फ आप लाइफ साइकिल लिख के चलिए, जिससे कि आपको एग्जाम में नंबर कभी भी पूरे नहीं मिलेंगे। एग्जाम में लाइफ साइकिल पूछा गया हो चाहे कंट्रोल मेजर्स पूछा गया हो, एक वे होता है लाइफ साइकिल की आंसर करने का। कैसे आप इन तीनों पैरासाइट की जब लाइफ साइकिल आ जाएगी कोई भी पैरासाइट की, तो आप कैसे आंसर करेंगे। पहली आप हेडिंग डालेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन, फिर वो कहाँ से किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से, किस फैमिली से, जीनस, स्पीशी, ये सब आप सिस्टमैटिक पोजीशन में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि ऑल ओवर इंडिया ये जो पेस्ट है, ये जो वेक्टर है या जो पैरासाइट है, वो कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में कौन से रीजन में ज़्यादा एबेंडेंट मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फिर आप दिखाई देंगे उसका हैबिट और हैबिटैट बताएंगे। हैबिट एंड हैबिटैट बताने के बाद अगर आपका जो पैरासाइट है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उसमें प्रेजेंट है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, तो आप दोनों के बारे में डिटेल में बताएंगे। पहली हेडिंग मेल डालेंगे, मेल इंसेक्ट या मेल पैरासाइट, उसके बारे में उसके फीचर्स बताएंगे। फिर फीमेल इंसेक्ट या फीमेल पैरासाइट हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में उसके फीचर्स बताएंगे कि क्या डिस्टिंग्विश फीचर है, कैसे हम ये पता लगाते हैं मेल और फीमेल पैरासाइट कौन सा है। अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल अगर मोनोजेनेटिक है, मतलब एक ही पैरासाइट में लाइफ साइकिल पूरी हो जा रही है, तो आप वो एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, मतलब 2 होस्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं लाइफ साइकिल पूरी होने में, तो आप दोनों ही होस्ट के बारे में बताएंगे। जैसे ट्रिपैनोसोमा में सेसेफ्लाई भी है, ठीक है, तो आप दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हेडिंग डाल के। फिर उसका वो डिजीज़ के बारे में बताएंगे कि डिजीज़ हेडिंग डालेंगे, कौन सी डिजीज़ या पैरासाइट पर्टिकुलर कॉज करता है। अगर एनोफिलीज या इन सब वेक्टर्स के बारे में आ गया तो वेक्टर भी डिजीज़ कॉज करते हैं, तो आप उसमें भी डिजीज़ वाली हेडिंग कैरी ऑन रखेंगे। फिर डिजीज़ के बाद उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में बताएंगे, कैसे हम इन चीज़ों को, डिजीज़ जो फैला रहा है इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, तीनों ही पैरासाइट के बारे में ऑलमोस्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट, ये जो पूरा पेपर फर्स्ट है, सभी वीडियो सभी टॉपिक के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पैरासिटोलॉजी यूनिट में आपको कैसे स्मार्टली तैयार करना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम सेकंड वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर में भी यहाँ पे एनोफिलीज और क्यूलेक्स, यहाँ पे 2 ही प्रोमिनेंट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो एनोफिलीज या तो क्यूलेक्स के बारे में लाइफ साइकिल पूछी जाएगी। कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, उसके सिम्टम क्या है, उसके साइन क्या है, प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, ये सभी आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक टॉपिक आता है टर्माइट्स के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में दीमक कहते हैं, इसकी भी लाइफ साइकिल पूछी जाएगी। और कभी भी आपको सिर्फ लाइफ साइकिल नहीं लिख के आनी है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बीएससी में, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अब मैंने जैसे प्रॉपर वे बताया है, आप वैसे ही प्रॉपर वे में आंसर करेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन लिखेंगे, हैबिट एंड हैबिटैट लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, मेल फीमेल के बारे में बताएंगे, लाइफ साइकिल बताएंगे, फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बताएंगे, फिर बताएंगे कौन सी डिजीज कॉज करता है, फिर उसका लास्ट में पैथोजेनेसिटी बता सकते हैं, उसकी कितने हद तक कॉज करता है, कैसे कैसे सीवियर डैमेज पहुंचाता है, फैटल है कि नहीं फैटल है। फिर एट लास्ट में आप लाइफ साइकिल का डायग्राम भी बनाएंगे।
जाएंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि इंसान कैसे अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये आपका हो गया वेक्टर यूनिट के बारे में, आपको टर्माइट्स पे भी वीडियो मिल जाएगी। फिर पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपको, लाइफ साइकिल बतानी है आपको, उसके बारे में डैमेज बताना है, प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स बताने हैं, ये सब कुछ कॉमन है इसमें, ठीक है। तो गुंधी बग के बारे में, लेप्टोकोरीसा, सभी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। गुंधी बग के बारे में आप बताएंगे, फिर इसमें शुगर के लीफ हॉपर की लाइफ साइकिल बताएंगे, जो मैंने सिस्टमैटिक मतलब लाइन से बताया ना, सीरियल वाइज से, हेडिंग वाइज, इसी तरह आप हेडिंग डाल डाल के आंसर देते जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं रोडेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे रोडेंट्स के बारे में चांसेस है आए या ना आए, कभी कभी में ये देखा गया कुछ ईयर्स में, वैसे तो ज़्यादा नहीं आता। आप देख सकते हैं 16 और 17 में ही पूछा गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कितनी बार पूछे गए, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। तो पैरासाइट वाला क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेंगे। रोडेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा आप तैयार कर लेंगे। आप नहीं भी तैयार करेंगे, उसको हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है। रोडेंट्स को मारने के लिए जो दवा आती है, कैसे उन्हें कंट्रोल करें, क्या क्या वो डैमेज फैलाते हैं, जब वो खाने के पास चले जाते हैं वो उससे जो बीमारियाँ होती हैं, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, कुछ कल्चर से भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, आप कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं इसमें, सभी को आप नॉर्मली अच्छे से डेप्थ में पढ़ें कि सेरीकल्चर में कैसे प्रोसेसिंग होती है। मेरी वीडियोस में देखें, मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि आपको कभी भी स्टेटमेंट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम में अगर आप भूल भी जाते हैं, अगर आप स्टेटमेंट रट के गए तो आपको नहीं याद आएगा, लेकिन अगर आप डीप में उसको हिंदी में समझ के गए तो वहाँ आप अपने आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। कि सेरीकल्चर में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन सा इंसेक्ट यूज़ होता है, कौन से पेड़ पे वो रहता है, कैसे प्रोसेसिंग करी जाती है, ठीक है। तो ये सभी आपको सेरीकल्चर पे, लैग कल्चर पे और एपीकल्चर पे वीडियोस अवेलेबल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि सेरीकल्चर के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी होगी सिल्क की, तो सिल्क हमें मिलता है, ठीक है। और अगर एपीकल्चर की बात करें यहाँ पे तो हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है, ये सब शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। फिर लैग कल्चर के बारे में आएगा तो लैग कल्चर कैसे होता है, लैग सिक्रीशन के बारे में आ जाएगा कि लैग सिक्रीशन में कौन कौन सी कॉम्पोजिशन होती है, क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं, और लैग कल्चर तो डिटेल में आ ही सकता है, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आप उसको फास्ट स्पीड में करके ज़रूर से सुन के जाइएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी याद आएगा तो आप बना के वहाँ पे लिख पाएंगे। एक्वाकल्चर के बारे में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, फिश कल्चर के ऊपर अपलोडेड है, ठीक है। फिश कल्चर यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग पूछा गया है, मैंने अलग से इंड्यूस्ड ब्रीडिंग पे वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप उसके नोट्स देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। कंपोजिट फिश फार्मिंग पे भी मैंने बना रखी है पूरी सेपरेट वीडियो, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फिशेज की क्या होती है ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक बार वीडियो देख के और नोट्स को एक बार गो थ्रू करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर एक आपको मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है मेजर कार्ब्स के ऊपर, तो कुछ 9 से 10 मेजर कार्ब्स हैं जिसमें से आपको 5-6 के नाम याद करने हैं। वो थोड़ा सा टिपिकल है याद करना, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। 5 से 6 आप याद कर लीजिएगा, उनके स्पेशल फीचर्स भी याद कर लीजिएगा कि ये जो कार्ब्स हैं ये एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश है, ठीक है। किसी का ज़्यादा साइज़ है, कोई ज़्यादा साइज़ में पाई जाती है, कोई छोटे साइज़ में पाई जाती है, तो ये सब फीचर्स आप ध्यान रखेंगे। फिर पोल्ट्री के बारे में, तो पोल्ट्री फार्मिंग आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ये सिंगल एक ही टॉपिक है तो इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आएगा तो डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। फिर पोल्ट्री से होने वाली जो डिजीजेज हैं और उनके जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो तो एक ही वीडियो में आ जाएगा, जब आप तैयार करेंगे तो पूरा ही तैयार कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने से एक बेनिफिट यही होता है कि उसमें से शॉर्ट नोट जितने भी आते हैं एक एक नंबर वाले, वो सभी आपके कवर हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर जरूर आएगा, और जिस पैटर्न में मैंने बताया है उसी पैटर्न में आपको लिखना भी है। फिर वाइल्ड लाइफ में आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट में भी आते हैं, तो इसको आपको ज़्यादा इसमें हैट्रिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब शॉर्ट नोट में ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में या कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा, ट्रस्ट में कभी भी नहीं आता। ये शॉर्ट नोट में ज़्यादातर आता है, 1-2 नंबर में आएगा या तो 5-6 नंबर में, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आता। 20 मार्क्स में, 10 मार्क्स में तो कभी आप उम्मीद ही मत करिएगा, तो इनको कभी आप लेंदी मत है। तो यही आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रोमिनेंट टॉपिक्स को चूज करिए जिस पे आप अपना वर्क कर सकें, तो उन पे आप अपना स्मार्ट वर्क करिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेकिन इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, इस पे आपको शॉर्ट नोट ही तैयार करने हैं। फिर यहाँ पे तो शॉर्ट नोट ही पूछे गए हैं, ये सब भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कंजर्वेशन के बारे में। इन सेतु और एक्स सेतु ये भी शॉर्ट नोट में आने लायक क्वेश्चन है, ये भी 20 मार्क्स का नहीं आएगा। देखिए कैसे हम ये पता लगाते हैं कि कौन 20 मार्क्स में आ सकता है कि नहीं, आपको ये पता होगा आपके सिलेबस में उसमें कितना कंटेंट दिया है। आप अपनी बुक में देख लीजिए, जितनी भी रिफ्रेशर्स हैं उसमें देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए उससे एनालिसिस करके देख लीजिए। ये क्वेश्चन कभी भी आपको लॉन्ग में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी बुक में सिलेबस में ही जब कंटेंट लिमिटेड दिया हुआ है तो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो एक्स सेतु इन सेतु भी शॉर्ट नोट में ही आएगा, 20 मार्क्स में नहीं आएगा, तो बेफिक्र रहिए। और कंजर्वेशन टॉपिक अकेला भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट में क्या आप इजीली बस ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं कि इन सेतु में क्या होता है मेन, बस 1-2 वर्ड, और एक्स सेतु में मेन क्या होता है, क्यों इसे एन सेतु और एक्स सेतु कहते हैं, बाकी आप तो बना के भी लिख लेंगे, ठीक है। सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों की क्या स्पेशलिटी है, मैंने वीडियो बनाई, उसमें से आप समझ सकते हैं। फिर देख लेते हैं यहाँ पे फ्लोरा फोना के बारे में, ये नेशनल पार्क के बारे में, ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। फिर ये जो सभी शॉर्ट नोट में पूछे गए हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, यूलैडियो नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या है, इन सभी की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए बस, इसके अलावा
अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट में ही आएंगे, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा टाइम भी इसको डिवोट नहीं करना है। सिर्फ आप ये देख लीजिएगा कि ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, प्रेजेंट टाइम में इनकी लोकेशन कहाँ पे, ये कहाँ पर है। अगर लोकेशन याद होने के साथ साथ अगर आप इनका एरिया भी याद कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे आपको सिर्फ लोकेशन तो पता ही होनी चाहिए कि किससे क्या होगा, आप बस तुरंत लिख सकते हैं इसको, बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए तो भी आप लिख सकते हैं। आप बता देंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के बारे में जितनी भी एडिशनल फीचर्स आपको पता होंगे ना, जो आपने सेंचुरी और नेशनल पार्क की डिस्टिंग्विश में पढ़ी होंगी, बस वही नेशनल पार्क की 2-3 लाइनें आप इसमें लिख दीजिएगा और ये इसकी लोकेशन क्या है वो लिख दीजिएगा। आपको पक्का 2 नंबर मिलेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर बस यहाँ पे आपकी ये पहला पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपकी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। थैंक यू।